के पुण्यार्जक हैं सेठी छावड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छावड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु, श्री सुधीर चोड़ीवाल, दोहित्र ऋतिक, हार्दिक, इंदिरा लॉजिस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। नील गगन में अधर हो, शोभित निज में नील, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते नेमि जिनेस सलील, सील डोर मुझ बांध दो, डोर करो मत ढील। अतिशयकारी तीर्थंकरण लेनी में विराजमान नेमिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। 3-4 समस्याओं का समाधान एक शब्द में है। बचत करना चाहिए शब्दों की भी, एक ही शब्द में काम चल जाएगा। बाटी तो बहुत अच्छी बनाई, बाटी तो बहुत अच्छी बनाई, बन के तैयार हो गई, लेकिन जल गई। जली क्यों? जाते घोड़ा, बहुत बढ़िया घोड़ा, लेकिन बीमार पड़ने लगा। बीमार पड़ने लगा क्यों? पान बहुत अच्छे थे, लेकिन सड़ने लगे। पान सेमल, पान बहुत अच्छे थे, लेकिन सड़ने लगे। उत्तर वही है जो उन दो का है। और चौथा और प्रश्न है कि ज्ञान और विद्या खूब था, लेकिन आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मालूम। क्यों? वह विद्या और वह ज्ञान धीरे धीरे क्षीण होने लगा। क्यों? सबका उत्तर एक, फेर दो। क्या उत्तर है? फेर दो। आप बाटी को फेरे नहीं थे, उसको हिलाई नहीं थी, सो जल गई। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर देते। घोड़ा कभी बैठा नहीं होता, आपने देखा होगा, वो चलता ही रहता है। साधु यदि लेटा मिल जाए और घोड़ा बैठा मिल जाए तो समझ लेना दाल में काला है। समझ लेना दाल में काला है। गुरु जी देखो कितना भी अस्वस्थ हो जाएं, लेकिन दिन में कभी नहीं, हम लोग भी कोई नहीं लेटता, चाहे 2 बजे उठे, चाहे 1:30 बजे, 3 बजे, जितने बजे उठो, लेकिन दिन में लेटा हुआ नहीं। रात्रि में ही वो विश्राम थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो इस प्रकार से घोड़ा कभी भी बैठा नहीं मिलता, वो चलता रहता है। अब घोड़ा बीमार क्यों पड़ा? इसलिए बीमार पड़ा कि वह फेरा नहीं उसको, बस घुमाया नहीं, इसलिए वह अस्वस्थ हो गया। और पान क्यों सड़ने लड़े?
पान क्यों सड़ने लगे? इसलिए कि पान के पत्ते होते हैं ना, पान वालों को कभी देखा आप लोगों ने? पान सेमल, हाँ, इसमें दो शब्द है वैसे, पान और सेमल। हाँ, तो पान जो है वो तो है ही, आप लोग सब जानते हैं इसके गुण धर्म। सेमल के भी बहुत गुण हैं। शब्द आया है तो बताऊं कि सालमली को सेमल बोलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह वृक्ष, इसके पंचांग काम आते हैं, फूल, जड़, पत्तियां सब, और हर तरह के रोगों के लिए, चाहे स्त्री रोग हो चाहे पुरुष के रोग हो, सब रोगों में यह पेड़, सेमल का पेड़, उसके लाल लाल फूल आते हैं अच्छे बड़े, बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं अपन। कई मुनि महाराज जी को केवल ज्ञान की उत्पत्ति, तीर्थंकरों को केवल ज्ञान की उत्पत्ति सालमली वृक्ष के नीचे हुई। यही सालमली सेमल का वृक्ष कहलाता है, सेमल। तो मैं कह रहा था कि पान जो है उसको, पत्तों को घुमाते रहेंगे तो कभी भी सड़ेगा नहीं। इसी प्रकार से विद्या और आप अपने ज्ञान को भी घुमाते रहो, वह कभी सड़ेगा नहीं। और इसके साथ में आचार्यों ने 4 उदाहरण के माध्यम से, तारादेही में गुरु जी ने प्रवचन किया था ये वाला, कि इसके माध्यम से आप अपने परिग्रह को फेरते रहो। जो आपके पास में धन है ना, लक्ष्मी को चंचला कहा, वो एक जगह स्थायी नहीं रहती, उसको फेरते जाएंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी। और ताले में यदि बंद कर देंगे तो वो आपको भी ठेंगा दिखा देगी, कब खिसक जाएगी कोई पता ही नहीं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों की भी या लक्ष्मी खिसकते हुए नजर आई है, और कब किसकी, अरे पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको फेरा नहीं। फेरना जरूरी है, इसलिए आप फेरना शुरू करो। लेकिन हम क्या करते हैं, मन को भी नहीं फेर पा रहे। इनको तो छोड़ो, मन को, कबीरदास जी ने कहा ना कि माला फेरत जगमुआ, मिटा न मन का फेर, और कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। इस मन का को फेरो, अन्यथा यह हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। यह मन बड़ा चंचल होता है और यह गलत दिशा में जल्दी जाता है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए लिफ्ट की आवश्यकता है। पानी को ऊपर टैंक में आप चढ़ाते हो तो मोटर चलाते हो नहीं चलाते हो। अब ऊपर टैंक में से नीचे बाथरूम में आना है, वॉशरूम में आना है, फिर से मोटर चलाते हो क्या? बोलो ना, नहीं चलाते ना। बस ये मन भी ऐसा ही है, देव शास्त्र और गुरु की मोटर चला के इसको ऊपर की तरफ भेजो, नीचे तो अपने आप लुढ़क जाता है। इसको लुढ़काने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती। हमारे मन को नीचे की ओर तो ये निम्न का है, जैसे पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहने का है, वैसे ही मन का भी स्वभाव नीचे की ओर लुढ़कने का है। ऊपर की ओर उठाना है, ऊर्ध्व रेता बनना है, तो अपने मन को फेरना तो जरूरी है। 4 बातें करेंगे अल्प समय में कि मन को कैसे फेर सकते हैं। पान सेमर, हाँ, इससे हमने शब्द से लिया कि वैसे तो पान सेमल बोलते हैं इसको, तो नितिन भाई ने इसका दूसरा भी अर्थ लगाया था। तो पान से मल सही है, अगर पान को फेरोगे नहीं तो वो सड़ जाएगा ना, उससे मल ही निकलेगा और क्या होगा। तो पान सेमल, इसलिए इसको फेर दो। तभी हमारा चिंतन दौड़ा कि मल शब्द भी
रखा है तो जरूर कोई न कोई राज तो होगा। इस प्रकार से पान सेमल के दो अर्थ हमने निकाल दिए कि पान सेमल दोनों वृक्ष हैं, पान का भी और सेमल का भी, और पान से मल ये भी अर्थ है। इसका भी अर्थ बहुत जो अभी निकाल रहे हैं अपन, यह अर्थ बहुत मार्मिक अर्थ है जो हमें ऊपर उठाने की प्रेरणा दे रहा है। अपने मन को फेरो, सबसे पहले स्वीकार करो। जब देख लें परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो पा रही, अपनी मनस्थिति को फेर दो। लाख कोशिश करेंगे परिस्थिति नहीं बदल पाती। अच्छा ये बताओ, अभी बहुत तेज बारिश आ जाए बाहर में तो आप लोग क्या करोगे? और जाना जरूरी है, बोलो नितिन भाई, क्या करोगे? क्यों? भगवान को गाली दो ना, क्या है अभी पानी बरसाना था, ये मुझे अभी निकलना है बाहर। आपने क्या किया? आपने अपना लोटा छान लिया, मुझे दुनिया से मतलब नहीं, छाता उठाया और बाहर लेके चले गए। उस बारिश को कोसा आपने? नहीं कोसा। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और कांटे हैं या कांच है, तो आप लोग क्या करते हो? स्लीपर पहन के जाते हो। साधु को छोड़ दो, स्लीपर पहन लेते हो। आप उन कांटों को दोष नहीं देते, उनको आप गाली गलौज नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे नहीं, मुझे अपना पांव बचाना है और पांव में स्लीपर या जूते पहन के चलते हो। बस जीवन में भी स्वीकार कर लो, आपका दुख हल्का हो जाएगा। प्रतिकार करोगे तो दुख दूना होता हुआ चले जाएगा। संत कहते हैं स्वीकार करते ही हमारा कष्ट, हमारा दुख हल्का हो जाता है। और प्रतिकार करेंगे, जितना जितना आप प्रतिकार करते चले जाओ, कितना प्रतिकार करोगे वो आपको ही हटा देगा। इसलिए कष्टों को स्वीकार कर लो। लेकिन आदमी की स्थिति ऐसा ही है, आचार्य श्री जी कहते हैं हमारे कि जो पाता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो पाता नहीं, इसीलिए तो सुख साता नहीं, इसीलिए तो सुख साता नहीं। जो पाता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। अपन को सुख साता रखना है, अपने अंदर में साता लाना है, तो हमें बाहर की परिस्थिति को बदलने की बजाय अपनी मनस्थिति को बदल लो, अपने माइंड को चेंज कर लो। चेंज योर माइंड। समझ में आई? पहला क्या बताया? स्वीकार करो। दूसरा बहुत अच्छा संस्कृत में है, लेकिन आप लोगों के लिए दे रहे हैं हम। दुखे दुखार्तितम पश्य, दुखे दुखार्तितम पश्य, मतलब आप दुख में हो, अपने से ज्यादा दुख वाले को तो देखो। आपके पांव में कांटा लग गया, उसको देखो जिसका पांव ही नहीं है। आपके सिर में दर्द हो रहा है, उसको देखो जिसको तो ब्रेन हेमरेज हो गया। आपको बुखार आ गया, उसको देखो जिसको हमेशा कैंसर ही हो गया। बोलो, अपने से नीचे वाले को भी तो देखो कि उसको कितना कष्ट है, वो कैसे रह रहा होगा। दुखे दुखार्तितम पश्य, ये आपको हमेशा सुखी होने का मंत्र बता देगा। चेंज योर माइंड, फेरना आपके माइंड को, आपके दिमाग को, आपके मन को फेरने का तरीका है। लेकिन हम हमेशा ऊंचे वाले को देखते हैं। मेरे यहां दो पहिया गाड़ी है, बाजू वाला 4 व्हीलर ले आया। हाँ, बस ये दुख का कारण है। आपके यहां 2 मंजिल है, बाजू वाले ने 4 मंजिल बना ली। उसको तो देखो जिसके पास झोपड़ी है या मकान ही नहीं है, लेकिन उसको अपन नहीं देखते। यही हमारे दुखों की जड़ बन जाती है। इससे भी हमें बचना है। और तीसरा बताया कि उल्टे की सीधी व्याख्या करो। तीसरा क्या बताया? उल्टे की
सीधी व्याख्या करो। हम क्या करते हैं, जो सीधा है उसकी उल्टी व्याख्या करते हैं, क्योंकि आदमी को उल्टी खोपड़ी बोला। क्या बोला? जानवर उल्टी खोपड़ी नहीं है, आदमी को उल्टी खोपड़ी बोला। खोपड़ी ऐसे उल्टी नहीं कि मुंह, चेहरा, आंख, कान ये इधर पीछे की तरफ लगा दिए हों, लेकिन सोचता उल्टा है। दिन भर वह केवल मात्र उल्टा ही सोचेगा, सुलटा नहीं सोच पाएगा। ऐसे में कैसे यानी दुख से हम छूट पाएंगे? हमारे मन को फेरने का एक तरीका है कि हम उल्टे की सीधी व्याख्या करें। देखो, एक उदाहरण याद आ गया। एक बार एक जगह महावीर जयंती मनाना था। अब महावीर जयंती में जुलूस निकलता है, और जुलूस निकलता है तो एक एरिया था जिसमें से उस जुलूस को जाने के लिए मनाही करने का भाव था कि नहीं, इधर से जुलूस हर साल जाता है, नहीं निकलेगा। और उसको लेके पूरा का पूरा बाजार बंद था, बाजार बंद था कि नहीं, यहाँ से जुलूस नहीं निकले। तो पंडित जगनमोहन लाल जी शास्त्री उस जुलूस में शामिल थे, और जैसे ही देखा कि यहाँ पर पूरा मार्केट बंद है और कुछ माहौल गर्मा गर्मी का है, तो उन्होंने माइक लिया और माइक पर सीधा ही उल्टे की सीधी व्याख्या कैसी की, जो आपको बता रहा हूं। उन्होंने बोला, आज तक हम सब महावीर जयंती मनाए, लेकिन आज जैसी महावीर जयंती हमने न पहले मनाई है और न आगे मना पाएंगे। हमने देखा महावीर जयंती पर केवल जैन लोग ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हैं। ये इस बार की महावीर जयंती ऐसी है कि इसमें जैन और जैनेतर सब लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। सबने देखा, अरे ये तो उल्टा हो गया, हम लोग सबके शटर वापस खुल गए। ये होता है। तो वहां पर यदि वो थोड़ा भी कुछ बोलते तो माहौल और ज्यादा खराब हो जाता और वहां से जुलूस भी नहीं निकल पाता। इसलिए उल्टे की हमें सीधी व्याख्या करना आना चाहिए। सीधी व्याख्या करें। अगर उल्टे की सीधी व्याख्या करेंगे तो फिर घर परिवार में भी कई बार होता है। आप देखो, आजकल तो वैसे फटी का नाम फैशन है, बिगड़ी का नाम फैशन है ना, उसको तो आदमी स्वीकार कर लेता है। फटी हुई पैंट पहनना शुरू कर दिया है, देखो, या फाड़ के पहनता है, बल्कि फाड़ के खरीद के लाता है, फटी हुई खरीद के लाता है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? ये भारतीय संस्कृति नहीं है। हाँ, ये बाहर से आई है, ये संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं। लेकिन क्या करें, आज विदेशी कल्चर हावी हो गया और उसके माध्यम से तो वहां पर तो वो उल्टे की सीधी कर लेगा, लेकिन घर परिवार में यदि कोई ऊंची नीची बात है उसकी सीधी व्याख्या न करके हम उल्टी ही व्याख्या करते हुए चले जाएंगे, और यदि उल्टी व्याख्या करेंगे तो उसका नतीजा भी उल्टा ही आएगा। इसलिए मन को फेर दो। तो पहला क्या बताया मैंने, बोलो नंदुरबार? पहला बताया स्वीकार करो, दूसरा बताया, बोलो दूसरा क्या बताया? हाँ, याद करो कि दुखे दुखार्थितम पश्य, दुखे दुखार्थितम पश्य, यानी अपने से ज्यादा दुखी को देखने से हमारा कष्ट अपना आप ही कम हो जाता है, हमारे मन को अपना आप ही शांति मिल जाती है। और तीसरा है उल्टे की सीधी व्याख्या करो। और चौथा, मन के लिए सबसे बढ़िया कि प्रयास करो, परेशान मत हो। प्रयास करना मेरा काम है, परेशान होना मेरा काम नहीं है। हम प्रयास खूब करें, अनुकूल परिणाम नहीं आए, मन के अनुकूल नहीं आया तो सोचो भाग्य में ऐसा ही लिखा था। लेकिन फिर तो महाराज जी जब भाग्य का ही होना है तो हम प्रयास ही क्यों करें? तो बैठ जाओ हाथ पे हाथ धर के। तो
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने उनको ऐसी फटकार लगाई ऐसे लोगों को जो निकम्मे होते हैं कि तेरा यही श्रद्धान है कि जो जो होगा जैसा होना है वैसा ही होगा, तो तुम घर गृहस्थी के खान पान में और व्यापार आदि में तो उद्यम करे है और इते आके बातें बनावत है। लागे है तेरा साचा श्रद्धान जिन मत में नहीं, जिन मत में तेरा सच्चा श्रद्धान नहीं है, तुम वहां तो रास तोड़ रहा है, मुंह में लेके जाता है, आंख में तो नहीं घुसाते हो तुम लोग, कान में तो नहीं घुसाते हो, फिर वहां उद्यम क्यों कर रहे हो? वहां पर उद्यम कर रहे हैं, प्रयास करना अपना लास्ट मूवमेंट गले तक हम प्रयास करो, लेकिन परेशान होना मेरा काम नहीं है। हम भरसक प्रयास करेंगे हर चीज के लिए, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए काम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, स्वीकार है। इस प्रकार से इन चारों बातों को यदि अपन ध्यान रखेंगे तो चार बात कौन कौन सी बताई, फिर से रिपीट कर लो। पहला स्वीकार करें, दुखे दुखार्थ पश्य, और फिर उल्टे की सीधी व्याख्या करें, प्रयास करो, परेशान मत हो। पान से मल का भी अर्थ बता दिया है कि पान से मल भी होता है, और पान यदि फेर दोगे तो बहुत अच्छा भी, सारी बीमारियों को, बहुत सारी बीमारियों को दूर करने वाला भी है। इस प्रकार से पान से मल वालों, इसका अर्थ भी आपको याद रखना है। जैसे बाटी, घोड़ा और विद्या और ज्ञान को फेरना जरूरी है, वैसे ही पान के पत्ते को भी घुमाते रहो। अपन घुमाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। अब वो बालक हंसी खुशी उस पेपर को देकर वहाँ अस्पताल पहुँचता है। अस्पताल में पहुँचने के बाद वो देखता है तो जो माँ थी वो होश में आती है। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि यही बालक है जिस बालक ने आपको जीवन दान प्रदान किया है। वो माँ, जो बूढ़ी माँ थी, वो गले लगा लगा कर लिपट लिपट कर रोती है, बेटा तूने मेरी मदद की है, तेरा भला हो, खूब दुआएं देती है, खूब उसके लिए आशीर्वाद देती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वो बालक 1.5 घंटे में क्या कर पाएगा, पास होने जितने नंबर लाया होगा, लेकिन नहीं, उस बालक ने पूरी इस विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान वो प्राप्त करता है जिसके अंदर दूसरों के प्रति सेवा के, करुणा के, दया के भाव हों। वही आगे अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर और अच्छाइयों की ओर ले जा सकता है। आप लोग चाहें, आप लोग अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहें तो ये कर सकते हैं। क्या करना है? अपने को, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहना है। दूसरी बात, लगाम जीवन की, गुरु को सौंपने से ही जीवन का अंधकार दूर होगा। वास्तविकता में अगर आप अपने जीवन का अंधकार दूर करना चाहते हो तो अंधकार तभी दूर होगा जब आपकी सच्ची आस्था किस पे होगी? अपने गुरु पर। क्योंकि गुरु को अगर आपने जीवन सौंप दिया, जीवन की डोर किसी को सौंपी है, तो गुरु को अगर सौंप दी है तो बस अब उनकी सुपुर्द अपने जीवन को कर दो, और वो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। हमेशा उनके प्रति श्रद्धा हो। गुरु के बिना पूछे आपके जीवन का कोई भी कदम नहीं उठना चाहिए। तब तो हम मानेंगे कि आप सच्ची आस्था गुरु के प्रति रखते हो। जब रास्ता दिखाने वाले हैं तो हम क्यों अपना रास्ता नहीं चुनना। अगर आपने जीवन में शांति का अनुभव करना चाहते हो तो जो गुरु के वचन हैं उनको हमेशा मानते जाना। वे धन्य हैं जिनका जीवन, जिनका सपना और जिनका सब कुछ अपने गुरु के लिए होता है। तो आपको भी आपके जीवन में गुरु मिले हैं, उन गुरु के प्रति आप समर्पित भाव के साथ आपका जीवन बने, यही भाव है। सबकी एक धारणा है, हमें याद नहीं होता है, ठीक है ना। आपके काम का विषय दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों, सिर्फ बच्चों के लिए, और जो शिक्षक लोग हैं वो भी बहुत ध्यान से सुने। एक कल परसों भी बताया था, फिर आज बता देता हूँ। सबकी धारणा है कि हमें याद नहीं होता है, और हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, कुछ तरीके बता रहा हूँ कि याद कैसे करना है, कैसे जल्दी याद हो, और किस प्रकार से हम उसको अपने दिमाग में फिट करें कम समय में और कम मेहनत में। अगर आप बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे अपने जीवन
का अनुभव आपको बता रहा हूँ और बहुत से लोगों को बताया है, यहाँ तक कि जो आईएएस के एग्ज़ाम वाले हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उन लोगों को ये बताया। अभी एक बहन आपके सामने बैठी हैगी, आज सुबह ही चर्चा चल रही थी, तो वो जब मामोरा में मैंने वो चारों पांचों चीज़ें बताई कि आपको अपने को इस प्रकार से अपनी पढ़ाई करना, मैंने पूरे पांचों तरीके बताए। मैंने कहा ये ऐसे बहुत डिप्रेस थी, वो कैसे पढूं, कैसे याद करूं, कैसे अपने आप को सबके बीच में प्रस्तुत करूं। हमने कहा मैं छोटे मोटे 4-5 तरीके अपने जीवन के अनुभव के आपको बता रहा हूं और बहुत से लोगों को बताए, वो आप फॉलो अप करना, निश्चित तौर से आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो फर्स्ट डिवीज़न है इस बार। एक बालक और था, उसको सबसे टॉप कॉलेज है इंडिया का, बनारस का, वहाँ एंट्री होना बहुत, हाँ भारत का सबसे अच्छा महाविद्यालय है वो, बनारस का। उस महाविद्यालय में प्रवेश के लिए मतलब लाखों की प्रवेश होते उसमें। अब उस बालक का 23वां नंबर लगा है, 23वें नंबर पे उसकी वहाँ पर एंट्री हुई है। अभी वो आया था 52 गजा में आशीर्वाद लेने, वो बालक, महाराज 23वें नंबर पर मेरी एंट्री हो गई है। और सिर्फ जो आपने चारों पांचों तरीके बताए थे, उन चारों पांचों तरीकों को मैंने अपने जीवन में फॉलो अप किया और उसके माध्यम से मैं बहुत आगे बढ़ गया। तो ध्यान से वो चारों पांचों तरीके आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें 5 चीज़ की आवश्यकता है। सबसे पहले 12 कलर के पेन, 10 कलर के, 5-7 कलर, जितने ज़्यादा कलर के होंगे उतने अच्छे, ठीक। फिर उसके बाद जितने आपके सब्जेक्ट हैं उतनी डायरियाँ, बड़ी डायरियाँ नोटबुक जो आप कहते हैं उसको, है ना, 6-7-8 जितने सब्जेक्ट हैं आपके 5। फिर उसके बाद है जितने सब्जेक्ट हैं उसकी छोटी डायरियाँ पॉकेट साइज़ की, जो अपने जेब में आ सके, ऐसी 6-7 जितने सब्जेक्ट हैं वो। चौथी चीज़ उसमें चाहिएगी आपके लिए उसको आईफोन क्या बोलते हैं जिससे आप सुनते हो, ईयरफोन चाहिए। और 5वां अगर आपके पास मोबाइल हो तो ठीक, सुन लो, आगे काम आ सकता है, आगे की पढ़ाई के लिए आपको काम आ सकता है। 5वां चाहिए मोबाइल। ये चीज़ें चाहिए, जिसके पास मोबाइल हो उसको टेप कर ले या अपने पास इसको नोट कर ले, बहुत काम की चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये 5 चीज़ की आवश्यकता है। अब सबसे पहले 12 कलर के पेन क्यों? अब ये 12 कलर के पेन क्यों? मैं 12 कलर के पेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है, उस प्रश्न का आपने उत्तर लिखा, ठीक है ना। अब वो जो प्रश्न का जो आप उत्तर लिख रहे हो, वो प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है, उस प्रश्न के आप एक प्रश्न के 5 बिंदु बना लो, 5 पॉइंट्स बना लो, और 5 पॉइंट्स अलग अलग आपको 5 हेडिंग डालना है और 5 कलर में लिखना है आपको उस प्रश्न को, ठीक है ना। उस प्रश्न के उत्तर के 5 आपने टॉपिक बना लिए, 5 हेडिंग बना लिए और 5 कलर में आपको उसको लिखना है। एक प्रश्न हो गया। मान लीजिए एक सब्जेक्ट के 100 प्रश्न हैं आपके, तो ये 100 प्रश्न आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। एक प्रश्न लिखा, फिर उसको 5 कलर के पेनों में 5 प्रकार की हेडिंग, उस हेडिंग को आप टॉपिक कोई छोटे से में जो आप करना, जैसे धर्म है तो ऊपर धर्म लिख दिया, धर्म के ऊपर नीचे डिटेलिंग हो गई। ऐसे आपने एक प्रश्न के 5, 6, 4, 7 जितने बनते टॉपिक बना लिए। ये एक पूरी बड़ी डायरी आपने 100 प्रश्न की एक सब्जेक्ट की तैयार कर ली। अब जब एक प्रश्न आप, अब मूल बात समझना, इसके बाद क्या होगा कि एक प्रश्न आपने जो लिखा है, उस प्रश्न के बाद आपको उस प्रश्न के बाद क्या करना है, उस प्रश्न के बाद मान लीजिए आपके मन से, आपके खुद के चिंतन से आपको एक ड्राइंग बनाना है। झोपड़ी बना ली, बैल बना लिया, गाय बना ली, बकरी, जितने प्रश्न हैं उतनी आपको ड्राइंग बनानी है। मतलब एक प्रश्न के बाद आपने एक मान लीजिए हाथी बनाया, तो वो हाथी आपने नीचे ड्रॉ कर दिया। अब वो जो 5 पॉइंट जिस कलर में लिखे थे आपने, मान ली लाल कलर में पहला पॉइंट लिखा था, तो एक पैर पे आप एक पॉइंट लिख दो, दूसरे पैर पे आप दूसरा पॉइंट लिख दो, तीसरे पैर पे आप तीसरा लिख दो, कान पे चौथा लिख दो, दूसरे कान पे 5वां लिख दो। ऐसे उस हाथी पर आप वो जो 5 पॉइंट्स आपने बनाए थे, जिस कलर में बनाए थे, उस कलर में आपको वहाँ लिखना है। मतलब एक प्रश्न और एक ड्राइंग, ऐसे जितने प्रश्न हैं उतनी अलग अलग प्रकार की ड्राइंग्स बनाना है आपको। और वो ड्राइंग से वो अलग अलग ही होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। पर पेन का ध्यान रखना, जिस कलर में आपने वहाँ लिखा है उसी कलर में आपको यहाँ भी लिखना है। अलग अलग कलर का क्यों कह रहे हैं, तो आप खुद अनुभव करना। एक जैसा आप काला काला पढ़ोगे तो एक ऊप से जाओगे, और वही चीज़ अलग अलग कलर की रहेगी तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, और देखने में भी एक अलग से अंदर से प्रशंसा आएगी। इसलिए आपको अलग अलग कलर में, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो आपको कलर याद आएगा कि लाल कलर में लिखा था, हरे कलर में लिखा था, नीले कलर में लिखा था। अब वो ड्राइंग क्यों बनवा रहा हूँ मैं, वो ड्राइंग इसलिए बनवा रहा हूँ, सबसे बड़ी हमारी कमजोरी कॉन्फिडेंस की कमी। हम कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ी, एक सब्जेक्ट पढ़ा, उस एक सब्जेक्ट को पढ़ने में 15 दिन लगे, ठीक है ना। अब 15 दिन के बाद हमने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा,
मान लीजिए एक सब्जेक्ट तैयार किया, दूसरा सब्जेक्ट तैयार किया, अब वो जो पहला हमने 15 दिन में तैयार किया था ना, जो पहला हमने 15 दिन में तैयार किया था, अब उसको तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब वो मान लीजिए 2 महीने बाद, तो 2 महीने में हम उस ऐसा लगता है भूल गए, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है भूलने के कारण। तो अब क्या करना है, वो जो हमने आपको ड्राइंग्स बताई थी आपको, जो हाथी बैल जो बकरी झोपड़ी बनाना, अब आपको सिर्फ मात्र उस हाथी को देखना है, हंसी हंसी में आप देखते जाना। हाथी को देखना, 5 पॉइंट को देखना, बैल को देखना, 5 पॉइंट को देखना, और मान लो गाय को देखना, जो 100 प्रश्न है उस 100 प्रश्न को हंसी हंसी में सिर्फ जो ड्राइंग्स बनाई है आपने, उन ड्राइंग्स को आप देखते चले जाना। जो आपने फोटोज बनाए, जो चित्रकारी करी है, उनको देखते जाना। आधा से पौन घंटा 1 घंटे में पूरी बुक का रिवीजन हो जाएगा, और हंसते हंसते खेलते खेलते पता नहीं चलेगा, और 1 घंटे में आप वो पूरी बुक को रिवाइज कर लोगे, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लोगे। तो वो एक बड़ी डायरी का आपको हेतु बता दिया, इसलिए वो अलग अलग कलर से। और अब छोटी पॉकेट साइज की डायरी क्यों? पॉकेट साइज की डायरी इसलिए कि आपने जो 5-5 पॉइंट तैयार किए थे, 5 पॉइंट मुख्य प्रश्न के, फिर वो हाथी में ड्रा किए थे, अब वो 5-5 पॉइंट की आपको पूरी वो डायरी 100 पेज की छोटी सी पॉकेट साइज की, वो इसलिए कि आप चाहे जहाँ आप मान लीजिए विद्यालय से आ रहे हैं, बस स्टॉप पे खड़े, कहीं भी खड़े, आपको डायरी खोलना है, उस डायरी को पढ़ना है। और आपको नियम है कि 7 सब्जेक्ट हैं, तो 7 दिन में हमें वो डायरी 7 बार रिपीट कर लेना है। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपने सब्जेक्ट को आप बार बार रिवाइज करोगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम अनकॉन्फिडेंस है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है और हमें पूरा सब्जेक्ट आता है। ये छोटी डायरी का कमाल है, ये छोटी डायरी आपके बहुत काम आएगी, जहाँ चाहे वहाँ आप यूज़ कर सकते हो, और जरा से में अपने पूरे सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर सकते हो। और अब तीसरा, मोबाइल क्यों और ईयरफोन क्यों? तो मोबाइल और ईयरफोन इसलिए, आपको क्या करना है, अपना जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अपनी वाइज में ऐसा करना है, मैं किसी को समझा रहा हूँ या मैं किसी को समझा रही हूँ, और समझाते हुए उसको पूरा रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करने के बाद वो जो आपने रिकॉर्ड कर लिया उसको आप अपनी मेमोरी में कर लेना पक्का कि हाँ ये एक सब्जेक्ट हो गया। अब असल में होता ये हैगा कि हम लोग मूड फ्रेश करने के चक्कर में जाते हैं कि भैया थोड़ा 8 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए, और मूवीज़ देखने लग जाते हैं, या और कोई दूसरी चीज़ें मैच देखने लग जाते हैं, या और कुछ अन्य जगह चल जाते हैं। तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मूड फ्रेश करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जितना हमने पढ़ा है वो सब पूरा वो 15 मिनट आधा घंटा में पूरा का पूरा वो धुल जाता है। तो हमें अपना मूड फ्रेश करना है ना, तो उस वक्त क्या करना है, वो जो हमने रिकॉर्ड किया है उसको सुनना है, अपनी खुद की आवाज़ में जो हमने रिकॉर्ड किया मूड फ्रेश करने के लिए वो सुनना है। वो सुनोगे तो बहुत आपको लगेगा कि हाँ मेरी आवाज़ में मैंने जो सुना है वो आपको याद होता चले जाएगा। तो मूड फ्रेश होने के लिए मूवीज़ नहीं देखना। मैं हमेशा कहता हूँ, एक छोटी सी गोली होती है, उस छोटी सी गोली से क्या होता है, पेन किलर होती है, खाई और पूरे शरीर का दर्द खत्म। ऐसी वो छोटा सा 15 मिनट या आधा घंटे का समय हमने खराब किया, उससे हमने जो 8 घंटे की मेहनत थी वो पूरी समाप्त कर लिया। तो ये उस मोबाइल और उस आईफोन का है, मतलब बड़ी डायरी पूरे नोट्स के लिए, फिर उसके बाद उसमें वो ड्रा इसलिए कि हमने सिर्फ आधा 1 घंटे में पूरा जो विषय वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर छोटी डायरी पॉकेट साइज की, हम आते जाते देख सके, और ईयरफोन जिसे हम सुन सके। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पढ़ने का जो समय है वो बहुत उचित होना चाहिए। पढ़ने का समय से तात्पर्य ये है कि प्रातः काल का समय ही सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय शांत वातावरण होता है, उस समय जो है पूरा हमारा जो दिमाग है, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। हम दिन भर के थके रहते हैं। हम लोगों की धारणा ये रात में 12 बजे तक, नहीं, रात में 12 नहीं, आप सुबह जल्दी उठें, और सुबह जल्दी उठकर अगर पढ़ाई करेंगे तो जो आप सुबह 2 घंटे पढ़ रहे हैं वो ये मान के चलना दिन का 5 घंटे है। बिल्कुल, हम भी जो पाठ आदि करते हैं रात को करते हैं तो 1 घंटा लग जाता है, और वही पाठ सुबह उठ के करते हैं तो 10-15 मिनट में हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वो यही कि वातावरण भी और वो काल भी सरस्वती का काल माना गया, इसलिए प्रातः काल ही अध्ययन का काल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शुरू शुरू में आपको ऐसा लग सकता है नींद आ रही है, तो अब 20 साल के, 18 साल के, 15 साल के संस्कार हैं, वो धीरे धीरे जाएंगे, अपने आप नींद खुलने लगेगी। नहीं हो तो थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लें आप। और मैं तो हमेशा बताता हूँ बच्चों के लिए कि त्राटक करें। त्राटक मतलब अगर आप त्राटक करेंगे तो आपकी एकाग्रता बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। मतलब गाय के घी का दीपक लिया, उसको आँख के सामने अपने 1 हाथ दूर रख लिया अपनी आई डिस्टेंस से, और फिर उसको जब तक देखेंगे जब तक आँख से आंसू नहीं आ जाए, और फिर उसके बाद आप पढ़ने बैठना। जो आपने पढ़ा वो सब कुछ आपको याद होते चला जाएगा। इससे आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी और आपकी बुद्धि भी अपने आप बढ़ती चली जाएगी, और आपको जो आपने याद किया वो आगे तक याद रहेगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का जो समय है, अध्ययन का जो समय, वो रात का ना रखें, सुबह करें। लिखने का काम आप दिन में करें,
लिखने का काम आप रात में 9 साढ़े 9 तक करें, लेकिन याद करने का काम आप सुबह प्रातः काल ही करेंगे। वो याद किया हुआ आपको आगे तक बना रहेगा। तो ये आपको मैंने पढ़ने का तरीका आप लोगों के सामने रखा है। फिर से एक बार रिवाइज करें, बड़ी डायरी उसमें डायग्राम, छोटी डायरी जो हमेशा काम आएगी, और फिर जो आपको हमने मोबाइल का बताया वो। और पढ़ने का काल कब का? पढ़ने का काल प्रातः काल, सुबह सुबह का ही रखना है। कर पाएंगे आप ऐसा? कुछ समझ में आया कि थोड़ा आया ही नहीं आया? अगर मान लो नहीं आया तो शिक्षक लोगों को तो आ गया ना। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से बताना। इसको करने से और इसको बताने से इनके अंदर बहुत सारी जो अंदर से एक धारणा बन जाती है, हमें याद नहीं हो रहा है और हम आगे बढ़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इस अच्छा हो जाएगा, है ना। बहुत सारे शिक्षक लोग तो बैठे हैं, आया ना समझ में? बहुत अच्छी बात है कि समय अपना हो गया है। अंत में अपनी 5 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हर जगह रखता हूँ उसको, 5 बातों को। उन 5 बातों को आप बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें जब सुबह उठते हैं तो उठने के बाद हमें न्यूज़पेपर नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, मूवीज़ नहीं देखना है। क्या करना है? सबसे पहले उठते ही हमें अपनी परमात्मा का ध्यान करना है, ओंकार ध्वनि करना। और ओंकार ध्वनि के बाद आपको ध्यान ये करना है, हे भगवान, मुझे ये मनुष्य पर्याय मिली है, इसकी सार्थकता ये हो, मेरे माध्यम से किसी का भी आज दिन भर में बुरा ना हो, सबका भला करूं, सबका अच्छा करूं, किसी का भी मेरे माध्यम से गलत ना हो, मैं पापों से बचा रहूं, मैं इन गलत कार्यों से बचा रहूं, कोई भी मेरे साथ ऐसा ना हो मेरे माध्यम से कि किसी का मेरे माध्यम से दुख कष्ट का कोई भी कार्य मेरे माध्यम से ना हो। ये आपको कब को सोचना है? सुबह उठते वक्त आपको ये विचार करना है कि मेरे माध्यम से किसी का गलत ना हो, मेरे माध्यम से कोई पाप ना हो, सबका मैं भला करूं, सबका मैं अच्छा करूं। फिर उसके बाद दूसरी बात आपको विशेष ध्यान रखनी, जब आपको समय मिले, जब भी मिले, आते जाते उठते बैठते जहां भी समय मिले, तो आपको 4 चीजें हम बता रहे हैं, उन 4 चीज का चिंतन करना, 4 चीजों का चिंतन करना। कौन सी 4 चीज? सुनो ध्यान से। मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं, मैं हाँ, बहुत बढ़िया। ये आपको चिंतन करना, पवित्र आत्मा हूँ, सुखी आत्मा हूँ, और शांत आत्मा हूँ, और शक्तिशाली आत्मा हूँ। सुखी आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब जब भी आपको समय मिले आपको ये चिंतन करना, तो निश्चित तौर से आप शक्तिशाली भी बन जाएंगे, आप सुखी भी बन जाएंगे, आप शांत भी बन जाएंगे, और आप पवित्र भी बन जाएंगे, है ना। तो हमेशा आपको जब समय मिले आपको ये चिंतन करते रहना है। तीसरी और प्रमुख बात कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका हमेशा आपको चिंतन करना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे जीवन के लिए सार्थक है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, इसका चिंतन करना। और चौथी बात, जब भी आप रात्रि में विश्राम करो, जब आप रात्रि में विश्राम करते हो ना, सोते हो ना, सोने के पहले सुबह से लेकर शाम तक की पूरी दिनचर्या का अवलोकन कर लेना कि मैंने क्या किया। और आपको लगता है कि कुछ बुरा किया है, कुछ गलत किया है, तो उसका जो आपने बुरा किया उसका क्या दुष्परिणाम होगा उस पर चिंतन करना। आपने अगर कुछ किया गलत, आपको लगता है कि मैंने हर एक को लगता है कि मैंने कहाँ गलत किया, तो जो गलत किया है उसके दुष्परिणाम पे चिंतन करना कि मैंने ये गलत किया है तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसका क्या नतीजा मुझे भोगना पड़ेगा। जब हम पाप की ओर हमारी दृष्टि पहुंचती है ना, तो अपने आप हम बचते चले जाते हैं। वो पाप की गलती होती जाती है, हमारी धारणा बन नहीं पाती। लेकिन अब हम उसका सोचते हैं कि इस पाप का क्या नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा, तो हमें पाप से अपने आप भय लगने लगता है। तो वो रात को बैठ के जो गलती करो उस गलती का दुष्परिणाम चिंतन करना है आपको, ठीक है ना। चौथी और पांचवी बात, हमेशा शुद्ध और सात्विक आहार ही करना है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, है ना। तो आपको शुद्ध और सात्विक आहार ही करना, भोजन करना है। और भोजन करते वक्त विशेष ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? मोबाइल टीवी आदि का प्रयोग, मतलब आप जब भोजन करें तो किसी प्रकार की मूवीज, किसी प्रकार टीवी, कोई मोबाइल नहीं चलाएं, ठीक है ना। हो जाएंगी, इतना ही रखते हैं अपन।